आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ टीवी की पावर सप्लाई के मुतालिक है। इस वीडियो में हम आपको टीवी की पावर सप्लाई के मुतालिक बताएंगे कि अगर टीवी की पावर सप्लाई में कोई फ़ॉल्ट आ जाता है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम टीवी की पावर सप्लाई को कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर कवर करें और आपको बताएं कि इसको कैसे ठीक करना चाहिए। और तफसील के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताएंगे कि अगर पावर सप्लाई में किसी किस्म का कोई फ़ॉल्ट आ जाए तो इसको ठीक करने का अमल कहां से शुरू करना है और कहां पर ख़त्म करना है, क्योंकि पावर सप्लाई टीवी का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। मोर देन 80% फॉल्ट पावर सप्लाई का ही आता है। इसलिए आज हमने इस टॉपिक पर यह वीडियो बनाई है। तो जिन लोगों के इंटरेस्ट की ये वीडियो हो तो वो कोशिश करे कि वीडियो को एंड तक देखे ताकि अच्छी तरह फॉल्ट ट्रेसिंग की क्लैरिफिकेशन हो सके। इसके अलावा भी अगर किसी के टीवी का कोई फ़ॉल्ट हो तो जब वो इंटरनेट पर सर्च करे तो साथ में रिपेयरिंग हब लिख दिया करे, तो उस फॉल्ट के मुतल्लिक मेरे चैनल की जितनी भी वीडियोस होंगी तो वो नीचे लिस्ट में शो हो जाया करेंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। टीवी की पावर सप्लाई दो तरह से ख़राब हो सकती है। नंबर 1 शॉर्ट सर्किट, नंबर 2 ऑसिलेटर फेलियर। पहले हम शॉर्ट सर्किट पर बात कर लेते हैं, उसके बाद ऑसिलेटर फेलियर पर बात कर लेंगे। जब भी आप देखें कि टीवी का फ्यूज़ जला हुआ है तो आप समझ लें कि सप्लाई में कहीं ना कहीं ज़रूर शॉर्ट सर्किट हुआ है। जी हाँ, ये एक पहली बड़ी निशानी है शॉर्ट सर्किट की। फ्यूज़ का जला हुआ होना हमें एक वाज़ेह इशारा देता है कि सप्लाई में कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट हुआ है, जिसको हमने एलिमिनेट करना है और सर्किट की शॉर्टेज को दूर करना है ताकि दोबारा शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्यूज़ ना जले। लेकिन एक बात आपको अहम ये बता दूं कि सप्लाई रिपेयर का जितना भी काम हो वो आप सीरीज़ बोर्ड पर ही करें। जब कन्फर्म कर लें कि सप्लाई ओके हो गई है उसके बाद इसको डायरेक्ट सप्लाई पर चालू करें। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स शॉर्ट होकर फ्यूज़ के जलने का बायस बनते हैं। जब एसी करंट यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के ज़रिए सर्किट में दाखिल होती है तो सबसे पहले इस एसी कैपेसिटर में से गुज़रती है। ये कैपेसिटर यहाँ पर पैरेलल लगा होता है। वैसे तो ये कैपेसिटर बहुत कम ही शॉर्ट होता है, लेकिन अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से भी फ्यूज़ जल सकता है। इसके बाद इस कॉइल में से गुजरकर इन 4 डायोड्स तक पहुंचती है। रास्ते में ये एक रेजिस्टेंस की इकसाम में से एक किस्म का रेजिस्टेंस लगा होता है जो कि डिकाजिंग कॉइल को हल्का हल्का सा एसी करंट फराहम करता रहता है ताकि पिक्चर ट्यूब को मकनातीसी असरात से महफूज किया जा सके और पिक्चर ट्यूब के कलर ख़राब ना हो। इसकी खूबी ये है कि जब ये गर्म होता है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और जब ये ठंडा हो तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब जिस वक्त एसी करंट इन 4 डायोड्स में आती है तो ये डायोड्स पीछे से आने वाली इस एसी करंट को डीसी में बदल देते हैं। फिर डीसी वोल्टेज इस 400 या 450 वोल्ट के कैपेसिटर में पहुंचते हैं। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो उस सूरत में भी फ्यूज़ जल जाएगा, और अगर इन 4 डायोड्स में से कोई डायोड शॉर्ट हो जाए तो फ्यूज़ उस सूरत में भी जल जाएगा। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एसी करंट था, यहाँ पर ये डीसी हुआ, लेकिन यहाँ पर इसे फिर से एसी किया जाता है और यहाँ पर इसे फिर से डीसी कर लिया जाता है, यानी 2 मरतबा एसी करंट और 2 मरतबा डीसी। अब इस कैपेसिटर से 250 वोल्ट पॉजिटिव इस मेन ट्रांजिस्टर की कलेक्टर यानी सेंटर वाली पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेकिन इस चॉपर ट्रांसफार्मर में से गुज़रकर, इसकी वाइंडिंग में से गुज़रकर इस ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली पॉइंट पर पहुंचते हैं और नेगेटिव इसके एमीटर पर होते हैं इस ट्रांजिस्टर के। जब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो उस सूरत में भी यकीनी है कि फ्यूज़ लाजमी तौर पर जला हुआ होगा और टीवी की सप्लाई में सबसे ज़्यादा यही ट्रांजिस्टर ही ख़राब होता है। अब ये तो थे अहम कंपोनेंट्स जिनके शॉर्ट होने से फ्यूज़ जल जाता है। जब भी आप देखें कि फ्यूज़ जला हुआ है तो इन कंपोनेंट्स को बेहतर है कि सर्किट से निकाल कर चेक करें। हो सके तो इनका एक सिरा बाहर निकाल लें, इनको चेक कर लें। अगर इनमें से कोई ख़राब हो तो उसको चेंज कर दें, जो ठीक है दोबारा से वैसे ही सर्किट में इसको लगा दें।
तो आप देखेंगे कोई ना कोई इनमें से ज़रूर शॉर्ट होगा जिनकी वजह से फ्यूज़ जला है। अब बात कर लेते हैं ऑसिलेटर सर्किट फेलियर की। ऑसिलेटर सर्किट फॉल्ट होने की सूरत में 2-3 तरह से बिहेव कर सकता है। एक तो ये है कि बिल्कुल ही वोल्टेज जनरेट ना करे आउटपुट पर, और दूसरा ये है कि आउटपुट तो जनरेट करे लेकिन रिक्वायरमेंट से कम करे, और तीसरा ये है कि रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज जनरेट करे। पहले पर बात कर लेते हैं कि अगर आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो हो, यानी यहाँ पर 110 वोल्ट आउटपुट वाला जो ये डायोड है, यहाँ पर 110 वोल्ट बिल्कुल भी ना बन रहे हों, तो इसका मेन फॉल्ट ये हो सकता है कि एक तो ये एक छोटा सा ट्रांजिस्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर ये ख़राब हो ना तो आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो होगी, बिल्कुल भी आउटपुट आपको यहाँ पर आउटपुट में नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर ये 110 वोल्ट वाला डायोड जहाँ पर 110 वोल्ट जनरेट होते हैं, ये खुद ही शॉर्ट हो जाए तो उस सूरत में भी यहाँ पर आउटपुट ज़ीरो होगी। लेकिन कोशिश करें कि जब सप्लाई को आप रिपेयर कर रहे हो ना, तो इसको हॉरिजॉन्टल सर्किट से अलहदा कर लिया करें। यानी आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस 110 वोल्ट की सप्लाई को जो है फ्लाई बैक तक पहुँचाता है। इसका आप एक सिरा बाहर निकाल लें और फिर जो है पावर सप्लाई को रिपेयर करें, और हो सके तो इस 110 वोल्ट वाले के अलावा बाकी जो 3 डायोड्स हैं यहाँ पर, एक 25 वोल्ट वाला, एक 12 वोल्ट वाला, एक 16 वोल्ट वाला, इनको भी कोशिश करें कि इनका एक एक सिरा बाहर निकाल कर आप पहले सप्लाई को रिपेयर करने के दौरान जो है कंफर्म करें कि 110 वोल्ट सप्लाई ने बनाना शुरू कर दी हैं, तो आपकी सप्लाई ओके हो जाएगी। अगर नहीं है तो उसको ठीक करते रहें जब तक वो ठीक ना हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात होता है ऐसे कि सप्लाई रिपेयरिंग के दौरान जब हम इसको चेक करते हैं कि आया कि ये ठीक हुई या नहीं, तो अक्सर ये होता है कि वो सप्लाई ज़्यादा वोल्टेज बना रही होती है, तो ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से जो है हो सकता है कि वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो जाए, या फ्लाई बैक में ज़्यादा वोल्टेज जाएँ तो ज़्यादा एचटी बने और इससे पिक्चर ट्यूब भी ख़राब हो सकती है। तो नुकसान से बचने के लिए कोशिश करें कि पावर सप्लाई को मुकम्मल तौर पर हॉरिजॉन्टल सर्किट से अलहदा कर लें, और हो सके तो इन 3 डायोड्स को भी निकाल दें और इनको भी अलहदा करके सिर्फ 110 वोल्ट वाला डायोड जो है वो सर्किट में लगा रहने दें, और वहाँ पर जो है आउटपुट आप चेक करें जब आपकी सप्लाई ओके हो जाए तो। अब अगर इस डायोड और इस मेन ट्रांजिस्टर की तसल्ली कर लेने के बाद भी सप्लाई आउटपुट ना दे, तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनमें कुछ रेजिस्टर्स हैं, चंद एक डायोड्स हैं, और एक इनमें ज़ीनर डायोड शामिल होता है। इन सब का एक एक सिरा बाहर निकाल लें और फिर तसल्ली के साथ इनको चेक करें, इनकी रेजिस्टेंस चेक करें कि जो इनकी वैल्यू है उसके मुताबिक रेजिस्टेंस है। डायोड्स चेक करें शॉर्ट तो नहीं है, ज़ीनर डायोड चेक करें वो शॉर्ट तो नहीं है। अगर इनमें से कोई ख़राब हो तो उसको फ़ौरन ही चेंज करें, और जो बाकी ठीक हैं उनको दोबारा वैसे ही सर्किट में उनका सिरा लगाकर सोल्डरिंग करके दोबारा आप सप्लाई की आउटपुट देखें, आउटपुट बनना शुरू हुई है या नहीं। अगर फिर भी आउटपुट ना मिले तो ये आप मेन इसका चॉपर ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, तो ये भी काफ़ी सूरतों में, काफ़ी केसेस में हमारे पास आया कि इस चॉपर की वजह से या इस ट्रांसफार्मर की वजह से भी सप्लाई आउटपुट नहीं दे रही होती, तो ये भी ख़राब हो सकता है। वैसे ये देखने में ख़राब नहीं नज़र आता क्योंकि बाहर से ये बिल्कुल इसका पिघला हुआ या हीट हुआ महसूस नहीं होता, लेकिन जब इसके ऊपर की टेप उतारते हैं, अंदर से इसके वायर देखते हैं, तो ये अंदर से इसकी वायर जो का एनेमल उतर चुका होता है और ये आपस में शॉर्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से सप्लाई आउटपुट नहीं बनाती। तो इसको भी ज़हन में रखें, ये भी ख़राब हो सकता है, इसको भी चेंज करके देख लिया करें। इसके अलावा अगर यहाँ पर भी आपका फॉल्ट दूर ना हो तो यहाँ पर आप 2 रेजिस्टर्स इकट्ठे लगे हुए देख रहे हैं। यहाँ पर ये 120 किलो ओम के रेजिस्टेंस लगे होते हैं। अगर इनमें से कोई रेजिस्टेंस ख़राब होगा तब भी आउटपुट आपको बिल्कुल ज़ीरो मिलेगी, यानी कि किसी किस्म का आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा आउटपुट में। तो इनको नहीं भूलना आपने, ये बल्कि कोशिश करें कि पहले इनको ही चेक कर लें, बाद में जो है वो आगे बढ़ें दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनमें से कोई ना कोई रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से आउटपुट ज़ीरो हो जाती है।
दूसरा केस ये आता है कि आउटपुट पर वोल्टेज तो आ रहे होते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम आ रहे होते हैं। यानी यहाँ पर 110 वोल्ट हमें मिलने चाहिए, हमें ज़रूरत होती है 110 वोल्ट की, लेकिन 110 वोल्ट से काफ़ी कम आ रहे होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये एक इसके साथ ही लगा हुआ कैपेसिटर होता है जो इसी 110 वोल्ट की सप्लाई को रेक्टिफाई करता है। ये अगर ख़राब हो तो वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। दूसरी बड़ी रीज़न, यहाँ पर आप एक जीना डायोड देख रहे हैं, बिल्कुल ये ऑप्टो कपलर के साथ लगा होता है और साथ में इसके वेरिएबल भी होता है। तो इसी एरिया में ये जीना डायोड लगा होता है। तकरीबन ये होता है 7 वोल्ट या 7.5 वोल्ट का ये होता है यहाँ पर। तो ये डायोड जब शार्ट होता है ना, तो उस सूरत में भी आउटपुट के वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, काफ़ी सारे वोल्टेज गिर जाते हैं। मुश्किल आपको 15 से 20 वोल्ट देखने को मिलेंगे आउटपुट में अगर ये जीना डायोड यहाँ पर ये शार्ट होगा। तो इसको चेक कर लेना चाहिए। काफ़ी सारे केसेस में ये ख़राब आता है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं सप्लाई के। और तीसरा केस ये आता है कि आउटपुट पर वोल्टेज रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा आ रहे होते हैं। यानी यहाँ पर हमें 110 वोल्ट रिक्वायर होते हैं लेकिन यहाँ पर हमें मिल रहे होते हैं 200 या 250 वोल्ट। तो काफ़ी नुकसानदेह होते हैं सर्किट के लिए। तो इसकी जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट की 3 अहम रीज़न्स हैं, यानी कि 3 अहम कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसकी रीज़न में। इनमें से एक ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। ये बड़े ट्रांजिस्टर के साथ बिल्कुल लगा होता है और इसका नंबर होता है तकरीबन 2655, या अगर दूसरा इसका मुतबादल लगा हो तो 3807। इन दो ट्रांजिस्टर में से कोई एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। तो जब ये ट्रांजिस्टर ख़राब होता है ना, तो उस सूरत में वोल्टेज बढ़ जाते हैं क्योंकि सप्लाई रेगुलेट हो नहीं पाती इसके ख़राब होने की वजह से। दूसरी वजह ये ऑप्टो कपलर ख़राब हो सकता है। इस ऑप्टो कपलर के ख़राब होने की वजह से भी आउटपुट के वोल्टेज बढ़ जाते हैं। इसको चेंज करके देख लें। अगर फिर भी मसला करे तो तीसरी वजह मैं आपको बताता हूँ। तीसरी वजह आप यहाँ पर वेरिएबल के साथ 3 इकट्ठे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है ना। इकट्ठे ही लगे होते हैं तकरीबन चाइना के हर सर्किट में। इनमें से अब अगर कोई रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए ना या ओपन हो जाए तो उस सूरत में भी आउटपुट वोल्टेज काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं। इनको भी चेक कर लेना चाहिए। और इसी के साथ ये एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है, ये भी अगर ख़राब हो जाए तो उस सूरत में भी आउटपुट के वोल्टेज बढ़ जाते हैं। इसको भी चेक कर लें। एक वजह मैं आपको पहले वाले फॉल्ट में बताना भूल गया कि अगर आउटपुट वोल्टेज कम हो रहे हो ना, तो उस सूरत में ये वेरिएबल भी ख़राब होता है। काफ़ी सारे केसेस में हमारे पास आया है कि वेरिएबल के ख़राब होने की वजह से जो है टीवी की सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। तो इसको आप ज़हन में रखें, ये वेरिएबल भी काफ़ी सारे टीवीज़ में ख़राब होता है। देखने में बज़ाहिर ये बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा था, लेकिन अंदर से इसकी जो रेजिस्टेंस ने काम करना होता है वो काम नहीं करती। वेरिएबल रजिस्टर होता है तो अक्सर ही डस्ट वगैरह की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। इनको भी चेंज करके देख लेना चाहिए अगर वोल्टेज कम आ रही हो। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो थी हमारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।